कम समय में अगर आप अधिक क्वेश्चंस की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप 30 क्वेश्चन का आपका ये प्रैक्टिस सेट है बाल विकास का। ऐसा ही कुछ पेपर आपका आने वाला है जिसमें 30 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है। उस तरीके से काफ़ी सारे प्रैक्टिस सेट कराए भी जा चुके हैं, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, शिक्षण के कार्य में सम्मिलित है। शिक्षण के कार्य में मूल्यांकन, उपचारात्मक, निदानात्मक या फिर उपर्युक्त सभी। कॉपी पेन लेकर के अगर बैठ सकते हैं तो 1 से 30 तक नंबरिंग कर लीजिए और जो भी प्रश्न का आंसर आपका गलत होता है उसके आगे कट कर दीजिए। इससे आपको पता चलेगा कि कौन से वो टॉपिक है जिनसे प्रश्न आपके गलत हो रहे हैं। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। शिक्षण के अंतर्गत मूल्यांकन भी होता है, आप पढ़ाते हैं तो कभी कभी क्या होता है साथ साथ मूल्यांकन चलता रहता है, आप पढ़ते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, मतलब शिक्षण प्रक्रिया के दौरान ही मूल्यांकन होता है, कई बार जो है लास्ट में भी मूल्यांकन होता है। वीकली टेस्ट होता है, बच्चों का लिया जाता है, मंथली होता है, क्वार्टरली एग्जाम होता है, हाफ ईयरली होता है और ईयरली एग्ज़ाम होता है। और जब हम बच्चे के लिए देखते हैं कि बच्चे को कुछ कमी है, बच्चे को किसी सब्जेक्ट में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम पता करते हैं निदानात्मक कार्य के अंतर्गत हम पता करते हैं कि बच्चे को दिक्कत कहाँ पर हो रही है। फिर जब हमें कमजोरी का पता चल जाता है तो उसके लिए उपचारात्मक कार्य करते हैं, तो ये भी होता है। समझ पा रहे होंगे यहाँ पर आपका आंसर डी क्यों हुआ, क्योंकि ये सभी कार्य शिक्षण कार्य में ही शामिल हैं। स्वयं स्वीकृत नैतिकता के सिद्धांत को किसने प्रस्तावित किया? पियाजे, एरिक्सन, कोहलबर्ग, वेंडूरा। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, 4 अवस्थाएं बताई हैं। एरिक्सन ने मनोसामाजिक सिद्धांत दिया है। कोहलबर्ग ने नैतिकता का सिद्धांत दिया है, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी के साथ। वेंडूरा की अगर हम बात करते हैं तो वेंडूरा ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है। बेबी डॉल पर और जोकर पर इनका प्रयोग था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, तीसरा प्रश्न है, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को क्यों करना चाहिए? ऑप्शन है, इससे शिक्षक को आत्मसंतुष्टि मिल सके, इससे वह दूसरों को प्रभावित कर सके, इससे वह अपनी परीक्षाओं में प्रथम आ सके, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें तो हम लोग आपको ये सब क्यों पढ़ा रहे हैं, आपके सिलेबस में क्यों रखा गया है? एज अ टीचर आप बनने जा रहे हैं, चाहे आप प्राइवेट स्कूल के ही अभी टीचर हैं, ठीक है, आने वाले समय में आप गवर्नमेंट स्कूल के टीचर बनेंगे, तो आपके सिलेबस में सारी चीज़ें क्यों रखी गई हैं? ताकि आप अपने शिक्षण को, अपनी टीचिंग स्किल को और अधिक अट्रैक्टिव, प्रभावशाली बना सकें, है ना। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको संतुष्टि मिलेगी, दूसरों को आप प्रभावित करेंगे, नो डाउट। अगर आपका शिक्षण का तरीका अच्छा होगा तो बच्चे के साथ साथ आसपास के लोग, समाज के लोग, गार्जियन सभी प्रभावित होंगे, है ना। बच्चे का रिस्पॉन्स भी अच्छा होगा। लेकिन इन सब में जो व्यापक ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसकी सहायता से टीचर क्या करता है, अपने शिक्षण को और अधिक प्रभावशाली बना सकता है। शारीरिक विकास किस स्तर पर तेजी से होता है? पूर्व बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था में, विद्यालयी अवस्था में? प्रश्न संख्या 4 बताइए। शारीरिक विकास जो है, सबसे ज़्यादा बच्चे का जो शारीरिक विकास है वो होता है शैशवावस्था में, तीव्र गति से होता है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। विकास की प्रक्रिया जो है गर्भावस्था से शुरू हो जाती है और मृत्यु तक चलती है ना। निरंतरता का सिद्धांत क्या कहता है कि यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। सामाजिक विकास को कौन कौन से तत्व प्रभावित करेंगे? जब बात कही जा रही सामाजिक विकास को तो समाज वाले ही जो तत्व होंगे वही प्रभावित करेंगे, तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। अधिगम हेतु निम्न में से सर्वाधिक आवश्यक क्या है? ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है, हालांकि प्रीवियस ईयर का ही प्रश्न है, लेकिन कहीं कहीं इसका आंसर अभिप्रेरणा भी आपको मिलेगा। लेकिन आप सोचिए कि अगर आपको कुछ सीखना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका इंटरेस्ट हो, रुचि हो। रुचि होगा तो मोटिवेशन भी काम करेगा, है ना। अगर रुचि ही नहीं होगी तो मोटिवेशन काम नहीं करेगा। लेकिन कई जगह इसका आंसर अभिप्रेरणा भी दिया है, तर्क भी दे देते हैं कि अगर अभिप्रेरणा नहीं होगा, अगर आप मोटिवेट नहीं होंगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं जगेगा। अब इस संबंध में आयोग का जो फाइनल आंसर होगा वही सही होगा, ठीक है। सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पर अभिप्रेरणा और रुचि दोनों ही जरूरी है। तो अगर एक ऑप्शन ऐसा मिलता बी एंड सी तो हम वही लगाते। फिलहाल इस प्रश्न का आंसर आप पे छोड़ते हैं। मेरे हिसाब से इसका आंसर बी है। आपने क्या पढ़ रखा है इसका आंसर, आपको क्या लगता है इसका आंसर, जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? देखिए, व्यक्तिगत कारक मतलब पर्सनली जो प्रभावित करे। संचार के साधन तो ये कह सकते हैं कि सामाजिक कारक हो गया, है ना, या ये सामूहिक के अंतर्गत आएगा, ये व्यक्तिगत नहीं आएगा। और यहाँ पर समवयस्क दिया है तो ये भी आपका पूरा कह सकते हैं ग्रुप वाला हो गया। परिपक्वता और आयु, है ना, प्रत्येक बच्चे की आयु, प्रत्येक बच्चे की मैच्योरिटी उसकी अपनी होती है, डिपेंड करती है कि उसको किस तरीके से माहौल मिला है। और पर्यावरण का भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैच्योरिटी पर प्रभाव होता है। परिपक्वता या मैच्योरिटी एक ही बात है। मैच्योरिटी जो है ये टाइम के हिसाब से, एज के हिसाब से होती है, तो ये आपका व्यक्तिगत कारक है।
डिस्लेक्सिया का संबंध किससे है? मानसिक विकार, गणितीय विकार, पठन विकार, व्यावहारिक विकार से। तो डिस्लेक्सिया यानी ये पठन संबंधी विकार है। और अगर आपसे पूछता गणितीय विकार तो आप क्या कहते हैं? डिस्कैलकुलिया, है ना। डिस्ग्राफिया क्या होता है? तो लेखन संबंधी विकार होता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न के लिए। अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सहायक है? गैर संदर्भीकरण, विस्तारण, उद्दीपन प्रतिक्रिया, रटकर याद करना। तो रटकर याद करना और गैर संदर्भीकरण का मतलब हो गया कि जिसका संदर्भ से मतलब ही ना हो। तो अर्थपूर्ण अधिगम में ऐसा कैसे पॉसिबल है कि संदर्भ ही ना हो? मतलब कोई ऐसी चीज़ आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं जो उसके सिलेबस में ही नहीं, पाठ्यक्रम में नहीं, उसके संदर्भ में नहीं है, तो ये तो नहीं होगा ना। आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए विस्तारण, है ना। डिटेल से आप उसको विस्तार करके बच्चे को पढ़ा सकते हैं, समझा सकते हैं, सिखा सकते हैं। यानी अर्थपूर्ण अधिगम को और अधिक सुसाध्य बनाना है तो सूचना प्रसंस्करण का यहाँ पर एक तत्व है विस्तारण जो सहायता करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। किस प्रयोग से पता चलता है कि क्लासिकल कंडीशनिंग द्वारा फोबिया पैदा किया जा सकता है? ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। गतिशील प्रणाली, अहम केंद्रवाद, लिटिल अल्बर्ट, ज्ञान मीमांसा। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? सभी लोग अपने मन में सोच रहे हैं तो अच्छी बात है कि यहाँ पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं इस तरीके से, तो हम तो चाहेंगे कि आप सबका स्कोर 30 में 30 ही हो। खैर बात करते हैं अगर इस प्रश्न की, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा लिटिल अल्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ये प्रयोग जो है वॉटसन, जो कि व्यवहारवाद के जनक हैं, जॉन बी वॉटसन और उनकी एक सहायक थे रोशली रेनन के द्वारा 1920 में किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि जो आपका शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है, ठीक है, शास्त्रीय अनुकूलन कह सकते हैं, उसके माध्यम से मनुष्यों में डर या फोबिया पैदा करना। फोबिया का मतलब है डर, डराना, ठीक है। तो ये प्रयोग किया गया था। एक छोटा बच्चा था अल्बर्ट, उसको एक सफ़ेद चूहे के साथ खेलने के लिए दिया गया। जब भी वो चूहे को छूता था पीछे से एक तेज और डरावनी आवाज़ निकाली जाती थी। धीरे धीरे अल्बर्ट क्या है, उस आवाज़ के बिना भी सिर्फ चूहे को देखकर डरने लगा। तो ये प्रयोग किया गया था और लिटिल अल्बर्ट के प्रयोग से ही क्लासिकल कंडीशनिंग के अंतर्गत फोबिया पैदा किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप आंसर करेंगे सी के साथ। विद्यालय के प्रदर्शन में सफलता सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे बच्चे को निम्न में मदद मिलती है। ऑप्शन है यहाँ पर अन्य छात्रों के समक्ष अपने ज्ञान का प्रदर्शन, परीक्षा पास करना, पुरस्कार जीतना, अधिगम के संबंध में अधिक आत्मविश्वास महसूस करना। सफलता क्यों जरूरी है? सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए ही आप, भले प्रैक्टिकली यही होता है कि आप पास करते हैं परीक्षा, वही सफलता मानी जाती है, लेकिन ये होता नहीं है, ठीक है। एनसीएफ के अनुसार ये सही नहीं माना जाता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सफलता प्राप्त कर रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, आत्मविश्वास आए कि आपने ये चीज़ें सीख ली हैं। तो इस हिसाब से यहाँ पर आपका आंसर जाएगा डी के साथ। पाठ्य योजना में छात्र के पूर्व अधिगम से संबंधित है उद्देश्य लेखन, प्रस्तावना प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, लक्ष्य कथन। पूर्व अधिगम से संबंधित, देखिए जब आप लेसन प्लान बनाते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हैं पाठ्य योजना बनाते हैं पढ़ाने से पहले, आप सब ने डीएलएड बीएड के दौरान बनाया होगा, है ना, प्राथमिक उद्देश्य गौड़ उद्देश्य आपने उसको बनाया होगा। तो उसमें प्रस्तावना प्रश्न जो तैयार किए जाते हैं उनका संबंध विशेष तौर पे पूर्व ज्ञान से ही उनको जो है लिया जाता है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण कौशल से संबंधित निम्न में से कौन से हैं? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना या उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करवाना, प्रश्न पूछना, ये सभी जो हैं ये शिक्षण कौशल से ही संबंधित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, प्रश्न पत्र तैयार करना। टीचर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि वो अपने जो वो पढ़ा रहा है, जो अधिगम की प्रक्रिया चल रही है क्लास में, उसको कैसे वो इंटरेस्टिंग बनाए ताकि बच्चे बोर ना हो और सीखें भी। तो यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, सबसे चुनौती भरा कार्य टीचर के लिए वही होता है, ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा आनुवांशिकता का सामान्य नियम नहीं है? प्रगति, रूपांतर और प्रतिगमन जैसा पैदा होता है। देखिए तो यहाँ पर प्रगति कोई आनुवांशिकता का नियम नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, क्योंकि आनुवांशिकता के नियमों में आप पढ़ते हैं भिन्नता, प्रतिगमन और समान से समान उत्पन्न होता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है जैसा पैदा होता है, ठीक है। यानी इसका निष्कर्ष क्या निकला? समान गुण समान को जन्म देते हैं। संतान वंशानुगत आनुवांशिक कारकों के कारण अनेक गुणों में अपने माता पिता के समान भी होती है। प्रतिगमन का क्या कहता है कि यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसी घटना होती है जिसमें संतानों के गुण उनके माता पिता के चरम लक्षणों के बजाय जनसंख्या के औसत के करीब होते हैं। भिन्नता का मतलब ये है कि व्यक्तियों के बीच
आनुवांशिक संरचना में भिन्नता या अंतर होता है। तो बाकी के 3 नियम होते हैं, प्रगति का कोई नियम नहीं होता है। एक शिक्षक के रूप में आप एक समावेशी कक्षा में काम कर रहे हो तो आपकी भूमिका क्या होगी? दंड देने वाला, देखभाल करने वाला, अन्वेषक, सहायक। दंड तो आप नहीं देंगे, तो यहाँ पर आप क्या हैं? एक सहायक हैं। शिक्षक की भूमिका सुविधादाता, सहायकर्ता के रूप में होती है। चीज़ों को टीचर क्या है? आसान बनाता है, सरल बनाता है, रुचिकर बनाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किस प्रकार के बच्चों का पेशी समन्वय तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? श्रवण बाधित, प्रतिभाशाली बच्चों का, अधिगम अशक्तता का, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 में आपका सही जवाब क्या होगा? देखिए, पेशी समन्वय और हस्त निपुणता जो निम्न कोटि का होता है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं उनसे निम्न कोटि का किस में होगा? जिन बच्चों में अधिगम अशक्तता होगी, लर्निंग डिसेबिलिटी होगी। यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा सी के साथ, अधिगम संबंधी विकार भी इसको कह सकते हैं। ऐसे बच्चे या वह बच्चे जिनकी मानसिक आयु कालानुक्रमिक आयु से कम होती है क्या कहलाते हैं? अधिगम, अपंग, सामान्य बालक, प्रतिभाशाली बालक, मंद बुद्धि बालक। देखिए, प्रतिभाशाली बालक तो नहीं होंगे, उनकी बुद्धि लब्धि तो ज़्यादा ही होगी, है ना, 140 प्लस जिनकी होती है बुद्धि लब्धि, और उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम तो नहीं होगी। मंद बुद्धि बालक वही होते हैं जिनकी मानसिक आयु जो होती है वो कालानुक्रमिक आयु से कम होती है। यानी जैसे किसी को नॉलेज होना चाहिए 12th लेवल के जो सिलेबस है उसके हिसाब से, एक अगर हम आधार सेट करें, लेकिन उनको नॉलेज होती है मुश्किल से कक्षा 4-5 के लेवल का, तो कहीं ना कहीं उनकी कालानुक्रमिक आयु से कम होती है मानसिक आयु। तो ये हो गया, ये हमने एग्जाम्पल बताया है सिर्फ समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मंद बुद्धि बालक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके परीक्षण के लिए होता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, सृजनात्मकता, अभिवृत्ति। तो भाटिया बैटरी टेस्ट का संबंध जो है ये बुद्धि परीक्षण है। ये किस प्रकार का परीक्षण है? बुद्धि परीक्षण है। एक प्रश्न आपसे बनता है कि मिरर टेस्ट होता है जो दर्पण चित्र, तो वो अधिगम अंतरण से संबंधित होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको सभी टेस्ट के बारे में ध्यान रखना है। और भाटिया बैटरी जो टेस्ट है वो बुद्धि से संबंधित है, 1955 में आया था। 11 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मूल्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। 20 मिनट की इस क्लास में आप चेक करेंगे कि आपका क्या कुछ स्कोर बना है। आध्यात्मिक मूल्य, येन केन प्रकारेण, धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य। देखिए, जो मूल्यों का वर्गीकरण होता है, नैतिक मूल्य भी जरूरी है, संस्कृत भी जरूरी है। नैतिकता का मतलब क्या हुआ? सही गलत की पहचान करना, तो वो भी जरूरी है, ठीक है। कल्चर को भी सुरक्षित रखना है, ये भी सही है। ऐसा नहीं कि धन अर्जन का प्रयोग हम मतलब पैसा कमाने के लिए हम कुछ भी करें, तो ये मूल्यों के अंतर्गत नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा बी के साथ। बच्चों के संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में, अनुशासन में, या फिर सभी में? संवेगात्मक रूप से अगर आप संतुलित हैं, समायोजन कर पा रहे हैं, तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कक्षा शिक्षण, अनुशासन में, इन सभी में प्रभावी होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिकतम सामाजिक विकास कहा जाता है। कथन किसका है? हरलॉक का है, टीपी नन का है, मैकडूगल का है, रॉस का है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22 में आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। ये कथन है श्रीमती हरलॉक जी का। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, क्रोध व भय किस प्रकार के होते हैं? मतलब किसके प्रकार है? अभिप्रेरणा के, संवेग के, परिकल्पना के, मूल प्रवृत्ति के। तो क्रोध और भय ये क्या है? संवेग है। अच्छा, संवेग क्या होते हैं? इमोशंस, है ना, जो आपके भाव हैं उनमें जब उथल पुथल होती है। उथल पुथल का मतलब पॉजिटिव भी हो सकती है, आप खुश भी हो सकते हैं और आप गुस्से में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो संवेग के ही ये उदाहरण है, क्रोध हो गया, भय हो गया, गुस्सा, क्रोध तो एक ही बात है, खुशी हो गई, दुख हो गया, आश्चर्य हो गया, प्रेम हो गया। थोड़े समय के लिए आते हैं लेकिन तीव्र होते हैं। आंसर हो जाएगा बी के साथ। संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। देखिए, सबसे पहले मूल्यांकन नहीं होगा, सबसे पहले आप किसी भी चीज़ का मूल्यांकन नहीं करते हैं। ज्ञान के बाद जो है अवबोध होता है, तो यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पर हम जाएंगे। कोहलर और कोफका के अनुसार सीखना होता है अनुकरण द्वारा, प्रयास द्वारा, सूझ द्वारा और अभ्यास द्वारा। देखिए, अभ्यास ये किसका सिद्धांत है? अभ्यास से तो थॉर्नडाइक का। यहाँ पर आंसर हो जाएगा सूझ का सिद्धांत, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा 25वें प्रश्न के लिए। कोहलर ने सिद्धांत दिया था, पढ़ते हैं, इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग। सूझ का सिद्धांत किसने दिया था? और इसी से संबंधित एक प्रश्न बनता है कि गेस्टाल्टवाद के प्रतिपादक कौन हैं? तो मैक्स वर्दीमर। अधिगम के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिएगा, बताया जा चुका है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कथन किसका है? शेफर, हैडफील्ड, ड्रेबर, लेडल। क्वेश्चन नंबर 27, तो ये कथन है ड्राइवर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति
भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वॉटसन, स्किनर, गुथरी, थॉर्नडाइक। क्वेश्चन नंबर 28, ये मानना है स्किनर महोदय का, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। स्किनर का ये कथन है। निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है? मनोविश्लेषणवाद, व्यवहारवाद, संबंधवाद, गेस्टाल्टवाद। क्वेश्चन नंबर 29, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, तो ये गेस्टाल्टवादियों से संबंधित है, अर्थात यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है? क्रिया और प्रतिक्रिया की, निदान की, प्रत्यक्षीकरण की, या फिर उपरोक्त सभी? तो अंतः क्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत क्रिया प्रतिक्रिया भी होती है, निदान भी होता है, प्रत्यक्षीकरण भी होता है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी। इन 30 क्वेश्चंस में आपका स्कोर क्या आ रहा? वीडियो तो मात्र 15 मिनट का है। उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और स्कोर अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत सारी क्लासेज आपको बहुत जल्द मिलने वाली हैं। यूपी टेट के लिए आपको सभी विषय की क्लास यूट्यूब पर ही फ्री कराई जाएंगी। जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें।